अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान यहिया जावेद बांडे। प्रोग्राम ऑन दी टेबल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, अहम डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, ना सिर्फ अंदरूनी महाज पे बल्कि बैरूनी महाज पे भी पाकिस्तान के पास जो है वो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अभी एक खबर 2 दिन पहले गर्दिश कर रही थी कि माइक पोम्पियो जो साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें पाकिस्तान को जो है वो बैन लगाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब भी 2 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान का उसमें से नाम निकाल दिया गया है। एक ये मौज़ू आज हम डिस्कस करेंगे, एक मौज़ू सबसे पहले हमारा होगा नेशनल डायलॉग। हम जानने की आज की गुफ्तगू में ये कोशिश करेंगे कि नेशनल डायलॉग जो है पाकिस्तान के अंदर वो कहाँ से जनरेट हुआ, ये आइडिया जो है वो अब फ्लोट हो रहा है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर अपनी राय दे रही हैं और वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी कल इसके ऊपर अंदिया तो दिया है बात करने का, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या होंगे और किस सूरत हाल के अंदर जो है वो तमाम जमातें या तमाम स्टेक होल्डर्स हम कह लेते हैं कि बैठकर जो है वो इसके ऊपर जो है वो फैसला करेंगी कि पाकिस्तान को आगे किस सिमत में लेकर चलना है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक अंग्रेजी निजी अखबार के लिए काम करते हैं और उस्ताद भी हैं और पढ़ाते भी हैं, जनाब शहरियार वड़ाइच साहब। वड़ाइच साहब, मैं आपको अपने शो के अंदर ऑन दी टेबल में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका माशाल्लाह सहाफ़ती तजुर्बा बहुत एक वसी तजुर्बा है। आपने तमाम अदवार तकरीबन देखे हैं। जनरल मुशर्रफ साहब का भी दौर आपने देखा, आपने जो है वो जनाब ज़रदारी साहब का भी दौर देखा, आपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी दौर देखा और आप मौजूदा दौर भी देख रहे हैं और लिख भी रहे हैं और इस पे जो है वो कमेंट भी कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नेशनल डायलॉग की अब अशद ज़रूरत पाकिस्तान को क्यों पड़ी है और इसकी क्या वजूहात है? देखिए यह नेशनल डायलॉग सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में ये बड़ा सिंस 1991 92 ये एक बन गया हुआ है, फिनोमिनन है, पॉलिटिकल फिनोमिनन है कि जो हुकूमतें हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और इसमें जो नेशनल डायलॉग की बात आती है तो उसमें होता है, उसकी वजह ये होती है कि जब पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन और जो कॉन्फ्लिक्ट्स के रीजंस होती हैं, जो रूट कॉजेज होती हैं, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके ऊपर जब आता है डायलॉग, तो ये दोनों हिस्से हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स की रूट कॉजेज को आपने दूर करना होता है और फिर आप पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं थ्रू नेशनल डायलॉग। हाँ, उसमें ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकली सिचुएशंस होती हैं, उसके साथ साथ आपका जो बाकी जो प्रोसेस है, लाइक सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर भी नेशनल डायलॉग होता है। अब अगर मौजूदा दौर की बात करें तो आपने नेशनल डायलॉग जो हो रहा है, बात हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, अपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी हो रही है। अगरचे जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ऑफिशियली नहीं हुई, लेकिन अगर शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से हुई है, बट वी कैन नॉट टेक इट एज अ पीडीएम वर्जन। हम उनकी एक वॉइस कह सकते हैं, एक पार्टी के अंदर एक सीनियर रहनुमा की आवाज कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 दिन पहले की कुछ सुने, अगर आप एहसन इकबाल साहब की सुने, तो उन्होंने कहा कि जी नेशनल डायलॉग हो सकता है, लेकिन खान साहब को, वजीर आजम साहब को पहले रिजाइन करना पड़ेगा। तो नेशनल डायलॉग अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रहा है, तो इसमें देखने और समझने वाली बात यह है कि नेशनल डायलॉग में आप को होलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ती है। आप होलिस्टिक अप्रोच ये होती है कि आपने सिर्फ एक इशू को उठा के उसको रिजॉल्व नहीं करना, या उसके पीछे छुपे कॉन्फ्लिक्ट्स को आपने रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। होलिस्टिक अप्रोच जो है वो होती है ओवरऑल, एक आपने सिचुएशन को बेहतर करना है। लाइक अगर हम ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल भी अगर पुट करें, तो उसमें आपने उसकी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल आपने उसकी वेल बीइंग करनी है, तो हम इसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। अब पॉलिटिकली अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स के अंदर होलिस्टिक अप्रोच इस वक्त क्या है, यानी कितनी जरूरत है, उसमें यह कि सबसे पहले तो आपके बर्दाश्त का कल्चर, एक्सेप्टेंस का कल्चर आप प्रमोट कर रहे हैं। यानी अगर गवर्नमेंट इनवाइट करती है तो वो उनका एक्सेप्टेंस का लेवल क्या होगा, जो कि मुझे नहीं नजर आता कि उनका कोई एक्सेप्टेंस का लेवल इस हद तक है कि वो इमरान खान साहब जरदारी साहब के साथ बैठ जाएंगे, मरियम नवाज साहिबा के अगर वो नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ जाएंगे,
और बाकी जमातों के रहनुमाओं के साथ बैठ जाएंगे। साहब मैं थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा अगर मैं ऐड कर दूं कि खुदा ना खास्ता कुछ अर्सा पहले 2014 के अंदर जब इमरान खान साहब का धरना पीक पे था, तो एक बड़ा हादसा हुआ था जिसके बाद तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक टेबल पे बैठे थे, ऑन द टेबल पे आए थे। तो आप क्या समझते हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा दोबारा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सिर्फ किसी हादसा के मौकों पर ही जो है वो टेबल पे बैठेंगे या पाकिस्तान के लिए भी बैठ सकते हैं? देखिए, या बैठना चाहिए? हम वैसे हादसों के आदी हो गए हैं, और हम इंतजार करते रहते हैं बतौर कौम के। वैसे कौम का लफ्ज भी मुझे मैं आई एम सॉरी मैं यूज कर रहा हूँ। कौम भी एक अलग तरह की बहस है कि हम कौम हैं भी या नहीं है। लेकिन अगर चले हम थोड़ी देर के लिए आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम ले भी लेते हैं कि हम बतौर नेशन भी हमारा ये एटीट्यूड हो गया हुआ है कि हम हादसों का इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर हम अगली प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग भी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, वो परमानेंट नहीं होती, वो दूर अंदेशी पे मबनी नहीं होती। तो वो हादसा जो हुआ पेशावर वाला 2014 का, तो उसमें भी आप देखें कि वो हम अब नेशनल एक्शन प्लान बना। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर तमाम पार्टीज यूनानिमसली, और हमारे इदारे, सिक्योरिटी इदारे भी बैठ के, तो सब ने यूनानिमस एक प्लान तैयार किया जिसे हम नेशनल एक्शन प्लान के तौर पे जानते हैं। अब उसके अंदर भी आप देखें, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए कौम का जज्बा उभरा, कौम साथ खड़ी हो गई। इसी तरह 2005 के अगर जल्जले की बात करें तो वो उस वक्त भी ऐसे हुआ कि अब पूरी कौम इकट्ठी हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे रवैये क्या है? असल तो ये कि क्या बात होती है कि उसके बाद के रवैयों को मद्देनजर रखते हुए अगर हमारे रवैये उनमें तब्दीली हुई है, तो हम कहते हैं कि अच्छा जी, ये परमानेंट चेंज है। और हाँ, ये चेंज है, मुस्बत है, और मुस्बत चेंज के अंदर फिर बदलाव आ रहा है, और ये मुस्बत बदलाव है। लेकिन हमारे यहाँ नेगेटिविटी ज्यादा है, हमारी अप्रोच में भी नेगेटिविटी ज्यादा होती है अमूमन। तो इसलिए ये हादसा हमें दुआ तो ये करनी चाहिए कि ऐसे हादसात ना हो। हमें जितना हम बच सके इनसे बचें, लेकिन इसके लिए, इन हादसों से बचाने के लिए भी पहले हमें टेबल पे बैठना चाहिए ना। पहले से प्लान करने चाहिए, पहले से हमें एक यूनानिमस, जिसे हम नेशनल डायलॉग की बात भी कर रहे हैं। अच्छा, नेशनल डायलॉग इस वक्त आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए होना चाहिए। क्या उससे पहले ज़रूरी समझने की बात ये है कि आपका डेमोक्रेटिक कल्चर इस वक्त क्या मौजूद है पूरी तरह? मेरा नहीं ख्याल कि आपका डेमोक्रेटिक कल्चर इस वक्त मजबूत है, या थोड़ा बहुत भी अपने पैरों पे मजबूती से खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक कल्चर की जो वैल्यूज हैं, बर्दाश्त की जो वैल्यूज हैं, पहले हम पॉलिटिक्स में उन चीज़ों को तो पहले एक्सेप्ट करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें, बिलीव करें। तो अपना माइंडसेट, अपना रिफ्लेक्स जो है वो उसको उस तरफ लेके आए। तो साथ साथ फिर हम आपके नेशनल डायलॉग के ऊपर, जो कि नेशनल डायलॉग ज्यादा जो हमें हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, तो नेशनल डायलॉग का एक कंस्ट्रक्टिव पहलू होता है, निकलता है। हाँ, ये नेशनल डायलॉग को जो रहनुमा होते हैं, जिनको पॉलिटिक्स की समझ बूझ अच्छी होती है, जो तेज होते हैं, शातिर होते हैं, वो इस नेशनल डायलॉग को, अगर माजी की एग्जांपल भी उठा के देखें, तो नेशनल डायलॉग को मिसयूज करते हैं या मैनूवर कर लेते हैं अपने हक में। तो अब वो अगर मैनूवर कर लेते हैं, तो उसमें अब, पर उसके लिए बैठना जरूरी है, एक्सेप्टेंस के साथ टॉलरेट करना है एक दूसरे को, तो फिर हम टेबल पे बेसिकली बैठेंगे आपका ना। कहने का मकसद ये है कि तमाम जमातें या तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो टेबल पे बैठें, ख्यालात का इजहार करें, उसके अंदर जो है वो एक आइडिया जो है वो फ्लोट करें, और उसके ऊपर फिर तमाम लोग जो है वो आमादगी का जाहिर करें। देखिए, बेसिकली वो जी। ये है अगला स्टेप। पहले ये स्टेप होता है कि आपने जब नेशनल डायलॉग के लिए बैठना है, तो आपने कोई कन्वीनर रखना है जो तमाम पार्टियों के लिए एक्सेप्टेबल हो, जिसे हम एंकर कह सकते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि उसने मीटिंग अरेंज करनी है, जिसने ब्रिज बनना है तमाम अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान। वो पहले उस पे ऊपर हमें बैठना पड़ेगा, फिर इन्हें प्लान चाक आउट करना पड़ेगा पहले से, कि प्लान क्या होगा, हमने किन इश्यूज पे बात करनी है, उसका क्या क्या कोई रिजल्ट नहीं कर सकता एक्सपेक्टेड। तो वो पहले आपने चाक आउट करना है। फिर असर उसमें पार्टीज कौन कौन सी होंगी। अब नेशनल डायलॉग के अंदर तो एक पार्टी अवाम भी होती है। अच्छा, चलो उसको हम कहते हैं कि अवामी नुमाइंदे बैठे हैं। ओके, अब अवामी नुमाइंदे बैठे हैं, तो क्या अगर वजीर आजम साहब बैठना चाहते हैं नेशनल डायलॉग के लिए, तो तमाम पार्टीज के जो हेड्स हैं, क्या उनको इनवाइट करेंगे
ये भी इसी एजेंडे में आना चाहिए ना, क्या उनको इनवाइट करेंगे या उनके पार्लियामानी पार्टीज के हेड्स को इनवाइट करेंगे? तो ये चीजें जो हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, और नेशनल डायलॉग के उस टेबल पे जाने से पहले-पहले के जो लवाज़मात हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। उससे पहले क्या वो टॉलरेट करने के लिए तैयार हैं दूसरी पार्टीज़ को, हुकूमत? क्योंकि ये इनिशिएट हुकूमत ने लेना है, इनिशिएटिव उनकी तरफ से आना है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनिशिएटिव जो है वो हुकूमत ने लेना है, लेकिन ये आइडिया जो फ्लोट हुआ, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है सबसे पहले ये आइडिया खुर्रम दस्तगीर साहब जो साबिक वज़ीर दिफा भी रह चुके हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से फ्लोट हुआ था। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये एक जगह पे पहुँचा, वहाँ से भी ये आइडिया फ्लोट हुआ। तो आप क्या समझते हैं, मैं अब वहाँ पे नाम तो नहीं लेना चाहता, आप बेहतर समझते हैं कि ये आइडिया जब वहाँ से फ्लोट हुआ है, तो फिर जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ज़रूरी है कि हर चीज़ जो है वो वहीं से फ्लोट होगी, तो ही हमारे जो सियासतदान हैं वो इस चीज़ को मानेंगे? या सियासतदान की अपनी समझ-बूझ जो है वो क्यों नहीं जो है वो उसको इस तरफ लेके आती? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर जिस जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसकी वजह से मौजूदा टाइम में ये लोग बैठेंगे। जो जिस तरफ से आप इशारा कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ से आने वाले जो पॉइंट्स हैं या उनकी तरफ से आने वाले जो इशारे हैं, उसको लेके मौजूदा अपोज़िशन पार्टी जो पीडीएम है, वो बैठेगी, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि उन्हीं के ऊपर तो तनकीद हो रही है। उन्हीं के ऊपर तो उन्हीं के इसी तरह के जो रवैयों को क्लेम किया जा रहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब इन चीज़ों को अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो कैसे बैठ जाएँगे उनको साथ लेके? और कैसे जी, मैं उनकी यहाँ पे बताना चाहता हूँ नाज़रीन को कि जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब ने भी हमें जॉइन कर लिया है। जनरल साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ शो के अंदर। जी, जी, वड़ाई साहब, शुक्रिया। आप अपनी बात पूरी करें, फिर हम जनरल साहब की तरफ चलते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नेशनल डायलॉग की तरफ इन्होंने आना है, तो इसमें ऑब्वियसली सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर तो हमारे इदारों ने रोल भी प्ले करना है, उनको ऑन बोर्ड भी होना है। जिस तरह मैंने पहले एग्ज़ाम्पल दी नेशनल इलेक्शन प्लान की, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल थी, सिक्योरिटी इदारे भी सारे शामिल थे, तो हम एक नेशनल कंसेंसस बना पाए थे। और उसके ऊपर फिर हमने बाद में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, वो कितनी सक्सेसफुल हुई है, इन सबको ये हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है नेशनल डायलॉग की। तो नेशनल डायलॉग के अंदर जब हम मौजूदा टाइम में भी आप देखते हैं, तो अब इस वक़्त सिक्योरिटी इश्यू नहीं है मेरे नज़र में, सिक्योरिटी इश्यू इस वक़्त पॉलिटिकल सिनेरियो जो बना हुआ है, पॉलिटिकल इश्यू, पॉलिटिकल क्राइसिस है। तो पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर हमने पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो अनासर हैं, जो पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने बैठना है और उन्होंने बैठ के डिसाइड करना है कि हमारा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स क्या बनता है। तो जब सिक्योरिटी की बात आएगी तो ऑब्वियसली बीच में फिर सिक्योरिटी इदारे भी सारे ऑन बोर्ड होंगे। लेकिन अब इस वक़्त पॉलिटिकल सिनेरियो है, तो पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स ही आएँगे। लेकिन मैं उसी बात को फिर करता हूँ कि क्या गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है या सिर्फ़ बातों तक है? मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ बातें ही हो रही हैं, जो जब आप एक ही आवाज़ में एक बात करते हैं, जी हम नेशनल डायलॉग करते हैं, साथ ही आप कहते हैं जी मैं एनआरओ नहीं दूँगा। अब एनआरओ इज़ अगेन एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है कि एनआरओ बेसिकली गवर्नमेंट क्या एनआरओ किसको कह रही है? और मेरे नज़दीक वो एनआरओ भी क्लैरिटी के साथ बयान नहीं कर पा रही कि एनआरओ क्या है। एक्चुअली वो ये या तो क्लियरली ये कह रहे हैं कि हम अपोज़िशन की पार्टी के बंदों के ऊपर हम कोई किसी तरह का नरम रवैया नहीं रखेंगे। ओके, ये क्लियर हो गया। या तो एनआरओ की बात जब आती है तो फिर आपको तो मुस्लिम लीग काफ को भी साथ नहीं मिलाना चाहिए। फिर आपको तो एमक्यूएम को भी पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान को भी साथ नहीं बिठाना चाहिए या उसके जो अंदर लोग बैठे हैं। तो इसको पहले क्लैरिटी के साथ बयान कर दें और फिर आप नेशनल डायलॉग का एजेंडा दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बड़ाई साहब। मैं आपसे ना इस तरफ भी आऊँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जो कुछ दिन पहले चंद जो हमारे सीनियर अखबार नवीस हैं, उनकी मुलाकात हुई है और वो मुलाकात जो है वो कई जगह रिपोर्ट भी हुई है, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मैं चलता हूँ जनाब अमजद शेख साहब की तरफ। अमजद शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया शो में टाइम देने के लिए, प्रोग्राम ऑन द टेबल के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नेशनल डायलॉग क्या है? और अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो तमाम लोग जो हैं, तमाम सियासी पार्टी या तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी अशद ज़रूरत मौजूदा दौर में क्यों पड़ गई है हमें, मौजूदा हालात के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त हुकूमत अपने एक मौक़िफ़ पे अड़ी हुई है और पॉलिटिकल पार्टीज बाकी की जो कि ऑपोजिशन में है, वो अपने एक मौक़िफ़ पे हैं और वो एक
एक अपनी स्ट्रेटजी लेके आगे चली हैं, जो बुनियादी तौर के ऊपर मुनहसर है, सारा उसका इन्हसार है एजिटेशन पे। और वो बड़ा आसान, अगर वो हुकूमत को चलता करना था तो वो, अगर इस्तीफों वाला उनके पास ऑप्शन होती तो वो कर सकते थे, लेकिन जब नजर आता है कि इस्तीफे देना भी बेकार हो जाएगा तो फिर वो एक डेडलॉक की सूरत नजर आती है। अब ये है कि डेडलॉक में या तो कोई एक पार्टी पीछे हट जाए, फिर आप आगे दूसरी साइड को आगे चलने का मौका दें। अगर कोई भी पीछे नहीं हटता तो ये एक ऐसा स्टेटस को है, एक ऐसी चीज, ऐसा जमूद है जिसमें कि हुकूमत भी अपना काम पूरी तरह नहीं चला सकेगी और ऑपोजिशन भी कुछ नहीं हल कर सकेगी। तो दरमियान में जो तबाही होगी या सफर करेगी वो आपके अवाम और आपका मुल्क है। लिहाजा उस स्टेज के ऊपर आके ये सोचा जाता है कि भाई हमें कोई दरमियाना रास्ता निकालना है ताकि हम आगे चल सकें, मुल्क किस तरह जमूद का शिकार ना रहे। तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा मिलके बैठ के बात कर। अब वो जो डायलॉग है, नेशनल डायलॉग, इसको इसलिए हम कहते हैं कि उसमें तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उनको शरीक होना पड़ता है, तभी आप नेशनल कह सकते हैं। अगर उसमें सारे स्टेक होल्डर ना हों तो वो फिर किसी एक ग्रुप का होगा। लेट्स से कि सिर्फ सियासी पार्टियां अगर शामिल होती हैं तो हम ये कहेंगे कि ये पॉलिटिकल डायलॉग। लेकिन नेशनल डायलॉग में आपको और भी देखना होगा कि सिक्योरिटी के एलिमेंट्स हैं या कोई और उसको शामिल करें। आज की जो सूरत हाल है इसमें सिक्योरिटी एलिमेंट्स का या सिक्योरिटी ग्रुप का कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्योरली इस वक्त एक सियासी प्रॉब्लम निकली और सियासी प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको नेशनल डायलॉग यानी एक कौमी सतह का डायलॉग करने की जरूरत है। अब उसमें ये कंडीशनल बन गया। इमरान खान यानी पीटीआई गवर्नमेंट ये कहती है कि हम करप्शन के केसेस पे बात नहीं करेंगे, यानी दूसरे लफ्जों में जब एनआरओ करते हैं तो एनआरओ एक सिंबॉलिक टर्म है। मकसद उसका ये है कि अगर आप आके ये हमें कहें कि ये केसेस वापस ले लें तो हम ये नहीं मानेंगे। लिहाजा उनके डायलॉग में जो एजेंडा होगा डायलॉग का, इमरान खान का, उसमें करप्शन वाले केसेस का किस्सा शामिल नहीं होगा, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। अब क्या ये बाकी पार्टियों को मंजूर है कि जो डिस्कशन के लिए एजेंडा तैयार किया जा रहा है उसमें कि केसेस मौजूद ना हो? मेरा ख्याल है कि यह भी मसला होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारे मुल्क की है वो तो लथड़ी हुई है करप्शन में, और उनके दुख यही है, सबसे बड़ा तो दुख है यही कि वो खींचातानी उनकी हो रही है। वो अलग बात है कि यहाँ सजा हुई नहीं, किसी मेगा करप्ट को तो सजा नहीं हुई और ना होगी, लेकिन बारसूरत ख्वार हो रहे हैं लोग, कोई पेशियां भुगत रहे हैं, कोई एहतसाब अदालत में जा रहा है, कोई नैब के पास जा रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा आपके इसी पॉइंट के अंदर, जिस तरह अभी वड़ाई साहब ने भी कहा कि जो करप्शन के केसेस हैं वो सिर्फ ऑपोजिशन के ऊपर नहीं है। अगर हम काफली की तरफ देखें तो उनके भी मामला चल रहे हैं, एमक्यूएम की तरफ देखें तो उनके ऊपर कोई मसला नहीं, वो चलते हैं, बड़े हैवी ना। आज वो हुकूमत में बैठे हैं तो केसेस खत्म तो नहीं हो गए उनके, केसेस तो चलते रहे। जहां आके ऑपोजिशन एतराज करेगी वो ये है कि आपका बीआरटी का केस है, मिसाल के तौर पे आपका वो बिलियन ट्री सुनामी वाला केस है वो, या आप ये कहते हैं जी मालम जब्बा वाला केस है। अगर वो मसाइल आप देखें तो वो बिल्कुल वो मौजूद हैं, उन पे भी कोई ना कोई पेशरफ्त होनी चाहिए सूरत। लेकिन ये है कि हुकूमतें जब बैठी होती हैं हुकूमत में और उनके केसेस आप चलाने की कोशिश करें तो उनके पास बहुत सारे ऐसे हरबे होते हैं कि वो केसेस या तो खत्म हो जाते हैं, गवाह बैठ गए, कागजात आपने गुम कर दिए। आप देख लीजिए कि जब शहबाज शरीफ पंजाब के गवर्नर थे, पंजाब के वजीर आला थे, तो रोजाना कहीं ना कहीं आग लग जाती थी। इतने रिकॉर्ड जल गए कि आप ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे, आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं आग लगती पंजाब में? कोई पिछले 2.5-3 साल में तो कोई आग नहीं लगी, तो ये भी आग लगाना शुरू कर देंगे। बीआरटी का रिकॉर्ड जल गया जी, क्या कर लेंगे आप भाई? मैं समझता हूं कि ये बेहतर है कि जब ये हुकूमत में इनके एहतसाब ना हो, कल कोई और आए इनका एहतसाब करे तो वो बहुत बेहतर होगा। ये बहाना करना, आज का जो करप्ट लोग पकड़े हुए हैं आपने या जिन पे मुकदमे हैं, वो आपको यही कहानी सुनाते हैं कि जी हमारा एहतसाब क्यों? काजी फायजी साहब तक ये बात करता है कि जी सबका क्यों नहीं कर रहे आप? भाई आप अपना हिसाब दो ना पहले। तो ये बहुत बड़ा मसला है। आप अगर कहें कि बीआरटी का भी चले, ये चले, मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आज वो चलाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, उसका कुछ नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड ही जल जाएगा। तो ये बेहतर है कि जिनका हो रहा वो तो हो ना, फिर जब अगले आए तो वो इनका करें तो सब कुछ ठीक हो जाए।
पहले होता ये रहा है कि मुकमका पीपल्स पार्टी कहती रही कि ये बहुत बड़े चोर हैं। रहमान मलिक इतनी फाइलें लेके बैठा करता था नवाज शरीफ की कि ये जी ये मनी लॉन्ड्रिंग किसके केसेस हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। फिर कुछ नहीं होता था। ये भी अयान अली को और पता नहीं किस किस को लेके बैठे रहे, लेकिन कुछ नहीं किया। नतीजा ये है कि ये एक दूसरे को जलील जरूर करते हैं, लेकिन अंदर से एक बड़ा इखलाकी तौर पे एक मुआहदा मौजूद है कि भाई ना हम तुम्हें पकड़ेंगे ना तुम हमें पकड़ो, आओ तुम भी जो करना करते रहो, हम भी करते रहो। अब पहली दफा ये पकड़े जा चुके हैं, इनको चाहिए कि आज अपना हिसाब दें, कल आके इमरान खान का इससे दुगना दें हिसाब। तो ये हो जाएगा करप्शन का केस। अब बात ये है कि इसके अलावा और पॉलिटिकल मसले क्या हैं। अगर ये नेशनल डायलॉग होता है और जाके वहां बैठ के ये कहते हैं कि जनाब हम तो इलेक्शन को नहीं मानते, तो लाजमन अगर सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन करवा रहा है, ये डायलॉग करवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि जनाब आप नहीं मानते तो आपकी बुनियाद क्या है। आप अगर खुद मुंह से कह दें कि ये इलेक्शन जो है ये रिग्ड है, तो इसमें तो इतनी बात है तो हम नहीं मानेंगे। रिगिंग की बात है तो आप सबूत लेके आए, तो ये फंस जाएंगे वहां पे। दूसरी साइड जो है पीटीआई, वो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट ले आएगी, वो पाकिस्तान में फैफन वालों की रिपोर्ट ले आएगी, जहां पे वो ये लिख के दिया उन्होंने कि ये जो 2018 के इलेक्शन थे, ये 2013, 2014 और 2013 और 2008 के इलेक्शनों से कहीं बेहतर इलेक्शन, उनकी रिपोर्टें ये कहती हैं। तो यहाँ पे नेशनल डायलॉग भी आके फंस जाएगा, क्योंकि जो डिमांड्स हैं ऑपोजिशन की, बाकी तो उन्होंने वो जो 12 पॉइंट बनाए थे वो तो कहानी है ना ऐसे ही कि जी हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आइन में इस्लामी शिकों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। भाई उनको खतरा कहां से है? हम 18वीं तरमीम का दफा करेंगे, तो 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं है। जो चीजें पार्लियामेंट में आके होनी है उसमें जब आप नहीं पार्लियामेंट में बैठे तो हो ही नहीं सकती। तो आके ले दे के फंसेगी बात कि जी इलेक्शन हम नहीं मानते, तो सुप्रीम कोर्ट उनसे कहेगा सबूत ले आओ। तो ये डायलॉग वगैरह भी ऐसे हमें टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कि नेशनल डायलॉग नेशनल, लेकिन बुनियाद इसकी भी नहीं है, ये चलने वाली चीज नहीं है। क्योंकि ये जितनी भी एहतजाज जो कुछ भी ये कर रहे हैं पीडीएम वाले, ये अपने मफादात की वजह से कर रहे हैं। देखो ना, बड़ी सीधी सी बात है, आप मौलाना फजल रहमान का काम देख लें। जिस दिन अभी इमरान खान ने हलफ भी नहीं उठाया था, पहला दिन इन्होंने हलफ उठाने थे, उसने कहा जी मैं ये असेंबली नहीं मानता, मैं ये इलेक्शन नहीं मानता, कोई भी जाके हलफ ना ले। पहले दिन जब हलफ ने लिया, उस दिन क्या इनकी परफॉर्मेंस का कोई मसला था? उसको तो अभी इन्होंने काम भी कुछ नहीं किया था। कोई कह सकता था कि जनाब ये नालायक है, निकम्मे हैं जी, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बर्बाद कर दिया। उस दिन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था काम। तो मौलाना तो वही चीज लेके चले जो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों ने भी अपना ली। तो हकीकतन इनके अगर इनसे कोई बात करने बैठे तो आप देखेंगे कि उसमें है कुछ नहीं। लेकिन अगर खाली शायद खाकान अब्बासी कहता है कि जी मुज़ाकरात कर लें, या कोई और कहता है, तो वो उसकी हद तक क्या, जब आप पीडीएम का अगर आप पूछेंगे कि जी उनका मौकफ क्या है, तो वो कभी भी उधर नहीं आएंगे मुज़ाकरात। वो आपको यही कहेंगे कि जनाब मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका, क्योंकि उनको पता है कि पल्ले है कुछ नहीं, मुज़ाकरात किस बात पे करें। जी जनरल साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मैं जानना चाहूंगा शहरयार बड़े साहब आपसे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ना कुछ अखबार नवीसों से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने कुछ इशारतन बात की है कि बैरूनी ताकतों की। तो आप क्या समझते हैं? एक तो उन्होंने बड़ी अहम बात की कि अगर मुझे हटाया गया तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा, एक ये बात, और दूसरी बैरूनी ताकतों वाली जो बात बोली गई है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ऑपोजिशन को या पीडीएम को जो है वो किसी बैरूनी ताकत का जो है वो सपोर्ट हासिल है? देखिए, वो वजीर आजम है, अगर वजीर आजम क्लेम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए चले मान लेते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं है। हाँ, हम हालात का तज्जिया जरूर कर सकते हैं, कड़ियां जोड़ सकते हैं, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है समझने की, वो ये है कि जब भी अपोजिशन कोई इस तरह के जलसे जुलूस करती है या एजिटेशन की तरफ जाती है, तो हमारे जो गवर्नमेंट में बैठे हुए कोई भी हो, 2014 की अगर देखें धरने को, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान के अगेंस्ट भी सेम अल्फाज बोल रहे थे। तो ये एक दूसरे के खिलाफ ये करते रहते हैं, ये बातें होती रहती हैं, और बड़ा आसान है हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर, ये रवैया बड़ा आसान बन गया हुआ है कि 2-3 एलिमेंट्स बिकते हैं, वो बेचो, किसी के ऊपर अगर मजहब का कोई इल्जाम लगाना है लगा दो,
किसी के ऊपर इंडिया की सपोर्ट का इल्जाम लगाना लगा दो, या कोई और बैरूनी ताकतों का लफ्ज बहुत बड़ा हमारे यहाँ ये एक दिलकश यहूदी लफ्ज बन भागो। गया हुआ है। हाँ, जो भी आप कह दें, तो उसका पहली बात तो ये है कि फिर हमें तज्जिया करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अगर सहाफ़ी मौजूद थे तो उन्हें पूछना चाहिए था ना, सवाल भी करना चाहिए था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपके पास इंफॉर्मेशन आई होगी, आपकी सिक्योरिटी इदारे आपके अंडर काम करते हैं, आपको उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होगी, शेयर की होगी। अच्छा, उसमें फिर ये सब ये बता दें कि अगर बैरूनी ताकतें यहाँ पे यूज़ कर रही हैं इनको, पीडीएम को, तो उनका इस वक़्त क्या एजेंडा है? और प्लस ये कि क्या बैरूनी ताकतें जो हैं वो उनको आपके हैंडल करने के लिए जो पाक फ़ौज है, हमारा इदारा है, हमारी एजेंसियाँ हैं, तो वो क्योंकि मेनली तो जब हमारे यहाँ एजिटेशन होती रही है माज़ी के अंदर भी, तो सिक्योरिटी इदारे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, जो ये आज भी एक ही पेज पे क्लेम हो रहा है, ये खड़े हैं, तो फिर सिक्योरिटी इदारों की पोज़ीशन क्या है? क्या वो बाला-बाला आ रहे हैं? क्या सिक्योरिटी इदारों के पास अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं आए कि वो पीडीएम को अगर कहीं से सपोर्ट आ रही है, तो वो सपोर्ट को एक्सपोज़ किया जाए? तो राय साहब, जो गवर्नमेंट फिर रिपोर्ट उनको में ना कुछ तो जर्नलिस्ट ने जो दबी-दबी बात की है, वो खलीजी जी। ममालिक का जिक्र किया है। नहीं, ज़ाहिर खलीजी है ममालिक सामने देखिए, खलीजी ममालिक की पॉलिटिक्स को भी समझना पड़ेगा ना यहाँ पे, कि खलीजी ममालिक जो है इस वक़्त जो ब्लॉक है वहाँ पे, एक सऊदी अरेबिया का ब्लॉक है, एक कतर, ईरान और टर्की का ब्लॉक है। तो ये तो मियाँ नवाज़ शरीफ के टाइम पे भी बन गया हुआ था, और सऊदी अरेबिया तो मियाँ नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट भी खड़ा हो गया हुआ था, नाराज़ हो गया हुआ था जब आपने यमन पे भी सपोर्ट नहीं की। आप पार्लियामेंट में उस इश्यू को ले आए, आपने आप आर्मी नहीं भिजवाई। जनरल साहब बेहतर समझते हैं वो सारी सिक्योरिटी के सूरत-ए-हाल को, लेकिन अगर पॉलिटिकल सिनेरियो भी देखा जाए तो एक साइड पे पूरा गल्फ के एरिना है वो, और उसमें सऊदी अरेबिया उनको देखें, लीड कर रहा है। तो दूसरी या साइड पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये, जी, 1 मिनट जी, जी, देखिए। जनरल साहब प्लीज़ आप बात ये है कि पाकिस्तान आज घिरा हुआ है दाएं-बाएं दुश्मनों से। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, भारत हमेशा से है, लेकिन सी पैक की वजह से गल्फ के 1-2 कंट्रीज को खास तौर पे तकलीफ है। अगर कल को गवादर, एक बहुत बड़ा शहर जहां फ्री ट्रेड और चीजें हों, वो बन जाता है, तो आप सोचिए कि दुबई कौन जाए। दुबई फिर और भी आगे है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर है शहर, उनको अपना खदशा है। अमेरिका को अपना गिरा है कि वो चाइना कंटेन करना चाह रहे थे, वो नहीं हो सका, लिहाजा किसी तरह सी पैक डिले हो। भारत वैसे नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। होता यह है कि जब भी किसी मुल्क में कैओस आता है तो फॉल्ट लाइंस खुद ब खुद उभरनी शुरू हो जाती। ये जरूरी नहीं होता कि आपके अपने लोग जो हैं वो उनसे जाके तामन करें, कोई गद्दार हो गया या ये इस तरह की चीज जरूरी नहीं। खुद आपके दुश्मन उन चीजों से, उस कैओस से फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वो कैओस में आपको पता भी नहीं चलता कि वो कहां पैसा लगा रहे हैं, आपको समझ भी नहीं। अगर आपके मुल्क में मिसाल के तौर पे डॉलर की कीमत गिर रही है और रुपया इंप्रूव कर रहा है, और आपको नजर भी आ रहा है कि आपने इकोनॉमी में कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया जिससे कि आपका रुपया मुस्तहकम हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड डॉलर की कम हो रही है, कहीं से कोई पैसा लग रहा है, कहीं से कोई फॉरेन करेंसी उसमें आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट में डॉलर की कीमत गिरना शुरू हो। इंडिकेटर्स होते हैं, ये जरूरी नहीं होता कि आपको आके कान में कोई बताए कि मैं फलां को पैसे देने लगा हूं, चूंकि मैं इंडिया से आया हूं, मैं चाहता हूं आप तबाह हो जाए। नहीं, वो नहीं होता। तो ये किसी वक्त के साथ जाके लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स आपको बताना शुरू करते हैं। तो एक तो ये इशू होता है। दूसरा, ये भी जरूरी नहीं है कि इस वक्त हमारे लोग जो हैं वो कलाकार बने, लेकिन फॉल्ट लाइंस हैं, लिहाजा आप देख लें, कोई ना कोई उससे फायदा उठाने की कोशिश करेगा। मैंने तो आपको अंदाजन बताया कि भाई आपके सीपैक की वजह से भी आपके कई दुश्मन मौजूद हैं आज, तो भारत तो है ही असली। इसके साथ साथ आप अगर तजिया करें अपनी हिस्ट्री का और पर्सनैलिटीज का, तो बाज लोग खुद अब आप मैं एक मिसाल देता हूं जिनकी मॉरल वैल्यूज का। मियां नवाज शरीफ की बाकी चीजें छोड़ दें, जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हलफ उठा के जाली डॉक्यूमेंट्स वहां पे पेश की। झूठ इतने बोले इस मुल्क के लोगों के साथ कि पहले दिन से झूठ झूठ झूठ, पूरा खानदान झूठ बोल रहा है प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या ये मॉरल वैल्यूज किसी मॉरली स्ट्रांग आदमी की हो सकती हैं? अब हलफ उठाया वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ वफादारी का, बिल्कुल 100% वफादार होंगे, लेकिन मैं साइकोलॉजिकली अगर तजिया करूं तो मैं ये समझता हूं कि एक आदमी जिसके अंदर मॉरल वीकनेसेस हैं,
वो अपने मुफादात के लिए किसी का आलाकार भी बन सकता है। अगर उसको कोई अप्रोच करे और ये कहे कि मैं तेरी मदद करना चाहता हूं, मैं तो तेरा भला चाहता हूं, मैं इस तरह करता हूं, तुम्हें ये हेल्प दे देता हूं, ये हेल्प दे देता हूं, तो हो सकता है वो दुश्मन के लिए ये आलाकार बन जाए। सो ये इश्यूज हमारी सोसाइटी के मौजूद हैं। आप उस सोसाइटी में रह रहे हैं जिसमें रमजान का महीना आता है, बख्शिश, दुआएं, सब कुछ खैरात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ चीजों की कीमतें 6 गुना बढ़ा देते हैं। अगर आज कोई कह दे कि जनाब सना मक्खी इलाज है, 200 रुपए किलो सना मक्खी थी, अगले दिन 5,000 रुपए बिकने शुरू हो गई कोरोना के लिए, तो लाशों के ऊपर आप, लोगों की लाशों के ऊपर आप अपनी कमाई शुरू कर देते हैं। तो जहां मॉरल वैल्यूज का भी एक इशू हो एक सोसाइटी में, वहां ये चीजें जरूर पनपती हैं, ये चलती हैं। लिहाजा ये कोई अजूबा नहीं है। अगर कोई इमरान खान ने ये कह दिया तो उसने पॉसिबिलिटी जाहिर की है। हो सकता है कि सॉलिड सबूत किसी के पास भी ना हो, लेकिन एक चीज वादे है कि जब भी किसी कौम की अंदर कोई क्यास कॉप्तरी पैदा होती है, तो अगर दुश्मन आसपास हैं वो उससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दूसरा मॉरल वैल्यूज का मसला आ जाता है। अगर एक आदमी को शराब की लत है, एक आदमी को औरतें चाहिए, एक आदमी अय्याशी मांगता है कि खाना पीना होटलों में मैं खाऊं, पैसे पल्ले नहीं है, तो कोई इंटेलिजेंस एजेंसी उसको स्पॉट कर लेगी, तो वो उसको जरूर घेर लेगी। वो उसको कहेगी कि तेरी जरूरियात हम पूरी करते हैं, तो फिक्र ही न कर, ये ले। और जब 2 4 6 दफा वो उनके साथ तस्वीरें उतार लेगा, उनसे खा पी लेगा, फिर उसको वो कहेंगे अच्छा हमारा ये काम कर। अगर वो ये कहे मैं नहीं करता, तो क्या है, तुम्हें पकड़ा देंगे, हम तो तेरा भांडा फोड़ देंगे, हम तो बता देंगे कि तू हमारे साथ ये खाता रहा, पीता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। नतीजा ये है कि वो डर के भी करना शुरू हो सकता है। सो इंटेलिजेंस और ये लोगों की मोरालिटी, ये बस वो जैसे हम कहते हैं ना बिल्ली और चूहे का खेल, ये वो है, भाग दौड़ रहती है और उसमें लोग पकड़े जाते हैं, जी इस्तेमाल हो बिल्कुल, जाते हैं। जी तो बिल्कुल ठीक। ये मैं थोड़ा फैक्टर आप जी, जी। बिल्कुल टोटली इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जन साहब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, बिल्कुल प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और हमारा आखिरी मौजू जो है वो एक डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सेल था जो अनकवर्ड हुआ है 2005 से, भारत का, जो बकायदा वर्क कर रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा और फेक जो है वो आउटलेट्स चला रहा था। कुछ अर्सा पहले भी इस तरह की खबर आई थी। तो आप शरर बड़े साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत 2005 से ये कर रहा है और अब जाके जो है वो सारी चीजें अनकवर हो रही हैं, तो पाकिस्तान को आगे चल के जो अब अप्रैल के अंदर जो हमारा नेक्स्ट एफएटीएफ का इजलास है, तो पाकिस्तान को ये तमाम चीजें जो हैं ये हेल्पफुल होंगी? देखिए हेल्पफुल होंगे नहीं, पहली बात तो ये कि जहाँ पे आपके जो फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा होता है कि आपने अपने जो अपोनेंट्स हैं, जो मुखालफीन हैं, वो उनके अगेंस्ट आपने प्रोपेगेंडा करना होता है अपनी, क्योंकि हर रियासत का अपना इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को वॉच करती है रियासत। तो इसलिए भारत अगर कर रहा है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि भारत हमारे खिलाफ कर रहा था तो आज वो उनका डिस्क्लोज होगी सारी चीजें। हमारे इदारों को पहले से ही पता होगी चीजें कि कौन, कई सारी चीजें पकड़ी जाती है, आपके मुल्क के अंदर पकड़े गए हैं काफी सारे एजेंट्स जो यहाँ पे आके भी कर रहे थे, तो इंटरनेशनल भी हो रहा है। इसमें अचंभे की बात नहीं है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी टू सम इसमें एक्सटेंट। तो सर जनरल साहब सिर्फ एक पॉइंट सर मैं इसमें कर दूं जी। जी मैं अब उसमें जी, और उसमें ये है, उसमें बाकी जो एफएटीएफ की बात है, जो एशियन पैसिफिक ग्रुप है उसको भारत बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है एफएटीएफ में। और ये जो पहली रिपोर्ट बनती है वो एपीजी की बनती है, देन एफएटीएफ को के जनरल इजलास में पेश की जाती है। तो उसमें ये इन्फ्लुएंस है। अब इस इन्फ्लुएंस पे तो आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, बात आती है कि आप इसको काउंटर मैकेनिज्म क्या अपना रहे हैं, इसको काउंटर किस तरह से कर रहे हैं। एक चीज तो ओपन है सामने कि जो लिखी हुई रिपोर्ट जाती है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है और बहुत ज्यादा अगेंस्ट होती है। जब जनरल इजलास में जाती है एफएटीएफ के, तो वहां पे हमारी क्या पॉलिसीज होती हैं। अब उसमें अगर माजी की ये पिछले 2018 से लेके अब तक देखें, तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 वोट हासिल कर पाए हैं 37 के मेंबर जो एफएटीएफ के। उसके अंदर आप टर्की आपके साथ शामिल हो जाता है, आपके साथ मलेशिया शामिल हो जाता है, या बड़े हद तक आप किसी वक्त चाइना आपके साथ आ जाता है, इवन अमेरिका तक आपके अगेंस्ट मूव कर देता है, तो आप अमेरिका की वजह से फिर आपके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं। तो ये चीजें आपकी फॉरेन पॉलिसी का उसमें कितना रोल रहा है, क्या मैकेनिज्म आपने अपनाया कि आप 3 मेंबर से ज्यादा आप नहीं बढ़ सके, अभी तक वोट नहीं ले सके। तो वोट किस तरह से आपने जनरेट करने हैं, किस तरह से आपने व्हाइट लिस्ट में वापस आना है, ग्रे लिस्ट से निकलना है। तो ये सारी चीजें हैं जी जनरल साहब। देखिए, इसमें
ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जिसे हम डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक ये कि या तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या आप अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वॉर स्ट्रेटजी, वॉर प्लान्स के लिए। जब आप फॉरेन पॉलिसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए भी, या अगर मिलिट्री स्ट्रेटजी करें तो उसके लिए तरीकाकार एक ही है, और वो ये है कि आप डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बादुका थोड़े सच के ऊपर बहुत सारा झूठ चढ़ा के तो वो उसको स्टोरी बना के चलाते हैं। बादुका टोटली झूठी स्टोरी होती है, और बादुका मुकम्मल सच होती है, लेकिन उसकी सर्कुलेशन दुनिया में इतनी नहीं हो रही होती है, और आप उसको आगे लेके तो सर्कुलेट करते हैं। इसमें इस वजह से कि दुनिया यकीन करे ये काम हासिल करने के लिए, आप उसको मुख्तलिफ सोर्सेज से चलाते हैं। वो आप कभी इंग्लैंड के किसी अखबार से वही चीज छपती है, फिर थोड़े अल्फाज तब्दील किए हुए, कभी वो जाके तो अल जजीरा पे आ जाती है, कभी किसी और। तो वो जब आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सोर्सेज से कुछ थोड़े बहुत टाइम के वक्फे के बाद ये चीजें आ रही हैं, और उसमें कुछ अल्फाज या कुछ वाकयात में 19-20 फर्क है, बाकी कहानी या मेन थ्रेड वही है, तो लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान में भी हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम बहुत सारी चीजों पे सिर्फ प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे यकीन करते हैं, और यकीन इस हद तक करते हैं कि वो ईमान बन जाता है। यहां से फिर शुरू हो जाती है हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर में यह है कि जो एक आदमी जिसके जहन के ऊपर असर हुआ, मसलन मैं जो नैरेटिव देता हूं वो अगर आप कबूल कर लेते हैं, चल लेते हैं, तो फिर मेरा काम खत्म हो गया, मैं पीछे बैठ गया। आप मेरे नैरेटिव पे इतनी अच्छी तरह यकीन ले कि अब आप मेरे कारिंदे बन के आगे चला रहे। सो यू बिकम ए हाइब्रिड प्रोडक्ट नाउ, और आप आगे खुद लोग पैदा कर रहे हैं, फिर एक से आपने 3 को तैयार कर लिया, 3 ने आगे 9, वो फैलती जाती है चीज। अब ये कि इंडिया ने जो किया, इसके ऑब्जेक्टिव ये थे कि उसने फॉरेन पॉलिसी में पहले ऑब्जेक्टिव रखा, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली हमने आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट थीम थी कि किसी मुल्क को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवा लिया जाए, कहा जाए कि ये टेरर स्पॉन्सर स्टेट्स हैं। जब आप ये समझते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पाकिस्तान को अगर टेररिस्ट स्टेट बनवाना है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अपने अंदर बेशुमार टेररिज्म हो रहा है, 70,000 80,000 लोग मारे गए, तो आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा रहे हैं ताकि हम इल्जाम लगाने के लिए पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराया जा सके। फिर उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए यूरोपियन यूनियन से, कहीं किसी मुल्क से आपको उसके सपोर्ट में कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट की शक्ल में आप छपवा रहे हैं, कहीं आप उस वाक़े के बारे में तफसीलात दे रहे हैं, वो इंग्लैंड से छप रही हैं, किसी और जगह से। ये वो चीज है जो बाहर दुनिया से सपोर्ट लेने के लिए आप करते हैं। वो फिर एफएटीएफ में भी यूज हो सकती है, वो दुनिया डिप्लोमेटिकली आपको आइसोलेट कर सकती है। और वॉर स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी अफवाज को बदनाम कर दें, किसी मुल्क की अफवाज को बदनाम कर दें, और अवाम और फौज के दरमियान एक दूरी पैदा कर। वो दूरी में फौज के ऊपर करप्शन के झूठे इल्जाम लगाए जा सकते हैं, मुल्क के अंदर जैसे ये नारा लगता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये ऐसी बेमानी मतलब चीजें एक नहीं है। थोड़ा-सा अगर मैं एक इसमें थोड़ा-सा वो ऐड कर दूँ, वो आजकल जो बात होती है ना, वो जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं कि पापा जॉन्स के हवाले से जो उनकी चीज़ें हैं, या जो भी उनके मामलात अमेरिका के अंदर हैं, तो इसके ऊपर आपका नहीं ख्याल कि अब आसिम सलीम बाजवा साहब को एटलीस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और देखो उसमें आके बताना चाहिए देखो कि पहली बात मेरा ये, इससे ताल्लुक नहीं। मैं चीज बताऊं, उसने अपनी वजाहत अपने तौर पे दी है, लेकिन इररिस्पेक्टिव की वजाहत कितनी है, अच्छी है, बुरी है, या पूरी तरह है या नहीं है। देखिए बात ये है, मैं अपना बताता हूँ, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, मेरे यानी ये सोशल मीडिया पे चला दिया कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 25,000 एकड़ जमीन वसूल की है, 15,000 या 25,000, और 264 रुपए पर एकड़ के हिसाब से की है। अब मैं लाहौर निस्बत रोड का रहने वाला हूं, जहां दूर दूर किसी का काम ही नहीं है काश्तकारी का, और मेरा भी, हमारे खानदान में दूर दूर कोई नहीं, मैंने 1 इंच भी जमीन किसी से नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में लोगों ने मेरे ऊपर भी उंगली उठानी शुरू कर दी। मैंने तंग आके फिर एफआईए को लिखा, मैंने कहा जी ये बंदे पकड़े, मैं तो, अगर मैंने ली है जमीन, किसी के पास सबूत है, तो मुझे नैब के पास ले चले, वरना इसको पकड़ के तो इसके थाने में डालें। तो जब वो पकड़े लोग, तो उन्होंने माफी मांगनी शुरू कर दी कि जी हमने तो ऐसे चलाया था। वो पीएमएलएन के मीडिया सेल के लोग थे। अमाद जफर, कोई मेरा ख्याल शायद आप लोग जानते हो, ये उनके मीडिया का आदमी, ये कोई जर्नलिस्ट है जो बाहर के किसी मैगजीन में लिखता है, लाहौर बेस्ड, ही वाज द वन जो चला रहा था। इसी तरह दूसरे झूठे बहुत ज्यादा हैं इल्जाम, लेकिन चीज ये है कि अगर किसी के पास सबूत है, जो आज पापा जॉन्स की आप इतनी बात बार बार अगर करें,
तो मेरा राइट है, मैं आपको कहूंगा कि जाओ अभी अदालत में फिर मेरे 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 ऊपर मुकदमा करो। आखिर PMLN के मियां नवाज शरीफ साहब पानामा में वो तो नहीं माने थे, इमरान खान अदालत में लेके गया था, नैब ने तो नहीं पकड़ा था उनको, तो उनका मुकदमा अदालत से उन्होंने हल करवाया। तो ले जाए पापा जॉन्स को भी उधर ले जाएं, अदालत में ले जाएं जाके। आप जो इतना नारे लगाते हैं इसका मतलब है आपके पास कोई चीज होगी ना, तो फिर आप जाएं मुकदमा कर लें ताकि बिल्कुल मामला खुल जाए। ये चीज नहीं करते, आप तमाशा देखना चाहते हैं, आप बदनाम जलील करके आप उसी आदमी से पूछे, अहमद दुरानी से, कि मियां नवाज शरीफ के, जरदारी के, ये वो जबान ज़दे आम है केसेस करप्शन के, कभी उस खबीस ने उनके बारे में लिखा है? ये जाके वहां अमेरिका में बैठ के इंडियंस का चलाया हुआ एक है, उनकी एक एसोसिएशन जिसने इसको स्कॉलरशिप दिया, और 6 स्टूडेंट है सारे जो वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें से 4 इंडियंस और 2 कोई और हैं, एक ये है और एक कोई और किसी मुल्क का है। ये बैठ के वहां पे ये काम कर रहा है। इस बेगैरत को ये नहीं पता कि यहाँ पे बच्चे बच्चे को पता है कि ये लोगों ने, हमारे लोगों ने, हमारे पॉलिटिशियन ने कैसे करप्शन की है। इनके केसेस को छुपे में तो करना यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेटिव उनके ऊपर जर्नलिज्म हमें निकाल के दे कि भाई ये कैसे हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है वो कैसे गोल हुआ, क्या किया है इसने, या निकाल के दे ना कि जनाब ये आज दिन तक ये जज साहब जो है ये अपनी लंदन की जायदादों का हिसाब नहीं दे सके, तो इन्होंने कहां से पैसा लिया, करना आगे इन्वेस्टिगेट। ये तो केस जिंदा केसेस हैं, मर जाएगा ये नहीं करेगा। लेकिन हमारे आवाम इतने बेवकूफ है कि इनको सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई तू जो मेगा करप्शन है उनको बचाता है, एक चीज को लेके तो पकड़ा तो जाना अदालत पे जाके उसके खिलाफ केस करते। मियां नवाज शरीफ को इमरान खान लेके गया था, नैब ने तो नहीं पकड़ा उसको। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनका हकीकतन कोई जवाब नहीं। मैं इस पे एक वीडियो बना के चलाऊंगा जिसमें कि जितने भी करप्शन के केसेस फौज में लगाए गए हैं एक एक झूठा साबित हो। इन्होंने एक लेटर चलाया GHQ के उसके ऊपर, पैड के ऊपर, इतना जबरदस्त बना हुआ, जिसमें लिखा था, ये उन दिनों की बात है जिन दिनों इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां नीलाम कर रहा था, और लेटर बाहर छपा इंडस मोटर के नाम के, जनाब हमें 2500 2500 गाड़ियां फौज को चाहिए, इस स्पेसिफिकेशन की कारें टोयोटा ये फौरन सप्लाई की जाए। एकदम आग लग गई मीडिया में कि देखें प्राइम मिनिस्टर गाड़ियां बेच रहे हैं इसके लिए पैसे जमा करने के लिए, और ये फौज है 2500 गाड़ियां नहीं ले रही। मैंने उसको चेक किया, उन्होंने कहा ये फेक है लेटर, हम तो कोई एक गाड़ी भी नहीं ले रहे। और सही बात है, मेरी स्टाफ कार जो थी, मैं जब फौज में था, मेरी स्टाफ कार कुछ नहीं तो 11 साल पुरानी कार, लेकिन ऐसे चलती थी जैसे नहीं चलती, क्योंकि मेंटेनेंस का निजाम बड़ा जबरदस्त था। लिहाजा जब हमने वो लेटर की उसको FIA को दिया, तहकीकात हुई, पता चला कि यूसुफ जई नाम का कोई बंदा है, उसने वॉशिंगटन में बैठ के ये लेटर तैयार करके हुसैन नवाज को भेजा। हुसैन नवाज ने यहाँ मुर्तजा सलंगी और 3-4 और जो उनके चेले चाटे नया दौर चला रहे हैं आजकल, उनको भेजा। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में फैलाना शुरू किया। जब उनके नाम लिए, बताया कि ये रैकेट है, तो फिर वो माफिया मांग फिर गायब हो गए। ये काम कर रहे हैं, ये आपके मुल्क की जड़ों में तेल दे रहे हैं, और आप लोग समझते नहीं, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। जी जनरल साहब, आपने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। बड़ा साहब, आखिर में बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि जो तमाम मामलात हैं इनको कैसे हल किया जा सकता है? जैसे अभी आसिम सलीम बाजवा साहब का जिक्र हुआ, या और जो दूसरे मामलात हैं, तो इनको हम खुश उसलूबी से कैसे हल करेंगे? दूसरे कौन से, या किस दूसरे कौन से मामला? जो दूसरे हमारे पॉलिटिकल जो मामलात हैं। हाँ देखिए, बाजवा साहब, आसिम सलीम बाजवा साहब की जहाँ तक बात है, वो तो उनका अपना, वो तो खुद ही करेंगे, डिफेंड करना है या जो भी करना है, वो मैं तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना मेरे पास कोई सबूत है नहीं कि मैं उसकी बुनियाद पे बात करूँ। ऑब्वियसली वो तो मैं नहीं करूँ। दूसरी रही बात, जो पॉलिटिकल है, इश्यूज हैं, या पॉलिटिकल इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है, तो उसके अंदर तो मैं तो खुद नहीं देख रहा कि नेशनल डायलॉग कोई पॉसिबिलिटी उसकी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ बातें हो रही हैं, और अपोजिशन इस वक्त जिस नहज पे पहुंच गई हुई है उनकी तहरीक, यहाँ पे वापसी अभी बहुत बिना किसी लेन देन के अब वापसी मुमकिन नजर नहीं आ रही। तो इसलिए जो आपका सियासी एक टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, मजीद बढ़ेगा। और इन्होंने जिस तरह 15 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है, तो 15 जनवरी तक का आप अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होना शुरू होंगी। और यहाँ पे हमें ये बात भी समझने की है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ी नासमझी दिखाई जा रही है। जिस तरह से मुल्तान के जलसे को हैंडल किया गया,
जिस तरह लाहौर में भी आप देखेंगे कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे भी वैसी ही नासमझी होगी और यहाँ पे भी मौका दिया जाएगा। भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया कल। जी, देखें ना अब उसके ऊपर ये डायकॉटमी है। ये डायकॉटमी है कि एक पहले आप कहते थे डीजे भट्ट को नून लीग ने गिरफ्तार किया है, खान साहब उसको अपने बगल में खड़ा करके और उसके हक में जलसे के अंदर बातें कर रहे थे जी कि ये देखो मजदूर है, पहले इसने उसको हीरो बना दिया, अब जी खान साहब ने उसको जीरो बना दिया। हीरो बनाया और उनके ट्वीट में है कि ये लोग वो हैं जिनको जो सपोर्ट जिनको ऑर्डर दिया गया सामान लाने का जब अपना टाइम था। अब उनको अब ये कहते हैं कि जो कुर्सियां देगा उसके ऊपर भी मुकदमा करेंगे, जो लाउड स्पीकर देगा उसके ऊपर भी मुकदमा करेंगे। तो ये डायकॉटमी है पॉलिसीज के अंदर, जिसको हम फिर से कह सकते हैं एक और तरह का यू टर्न है। लेकिन ना समझी पॉलिटिकल हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रही है और गवर्नमेंट के उन पॉलिसीज की वजह से पीडीएम को फायदा हो रहा है, पॉलिटिकल फायदा हो रहा है। और एक बात और बड़ी जरूरी है समझने की कि क्या सिर्फ इस वक्त रहनुमाओं के कहने पे आवाम निकल रही है इतनी बड़ी तादाद में? मेरा नहीं ख्याल। अवाम के अंदर इस वक्त फ्रस्ट्रेशन मौजूद है और सफोकेशन है, इर्द गिर्द के माहौल की सफोकेशन है जिसका वो इजहार कर रहे हैं। महंगाई का आप इनके अपने गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स हैं जिस तरह से बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट के गवर्नमेंट के अपने स्टेटिस्टिक्स हैं जो आपको बहुत सी कहानियां सुनाने के लिए काफी हैं, जो हकाई पर मबनी है। और आइंदा आने वाले दिनों में भी आपको कोई हालात बेहतरी की तरफ इतनी ड्रास्टिकली जाते हुए नजर नहीं आ रहे। तो अब आप ये क्लेम करें जी कि हम अगले 2 सालों में बहुत कुछ कर लेंगे, तो वो कर लेंगे। वो फ्यूचर का सीग आप लगा रहे हैं। क्या किया है, इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपने उसका जवाब देना है। तो उनकी पॉलिसीज के ऊपर बैठ के फिर अवाम ने या उनको मद्देनजर रखते हुए अवाम ने सोचना है कि हाँ जी हमने इनके साथ खड़ा होना है या इनके खिलाफ खड़ा होना है। तो अब इसी चीज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पीडीएम इसी चीज को एक्सप्लॉइट कर रही है कि लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, वही फ्रस्ट्रेशन ऊपर के सामने आ रही है और उसी को, और ये फायदा जो पॉलिटिकल होता नहीं कि फायदे के लिए कर रहे हैं, तो फायदे के लिए पॉलिटिक्स के अंदर फायदे के लिए अब देखें ना आपका अल्टीमेट गोल क्या होता है। खान साहब को 2014 का जलसा क्या था, उन्होंने सीट ही लेनी थी ना प्रीमियरशिप की, हुकूमत को हटाना था, खुद आके बैठना था। तो उस वक्त मफादात क्या थे? मफाद यही सियासत में है ना, जब कि आपने आके अपनी सीट संभालनी है और जो हुकूमत कर रही है उस हुकूमत को आपने साइलेंट करना है और खुद को उस जगह पे रिप्लेस करना है। तो अगर पीडीएम भी कर रही है तो पीडीएम क्या नया कर रही है? ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई हैरानगी की बात नहीं कि हमारी आंखें फट जाए जी कि हाँ जी देखो जी इनका एजेंडा तो ये है जी कि हुकूमत को गिराना है और खुद आके इक़्तिदार की सीट पे बैठना है। तो पॉलिटिक्स में तो दुनिया भर में इसी तरह है। डेमोक्रेटिक जो कल्चर है या डेमोक्रेसी है जहाँ जहाँ पे, वहां पे इसी तरह ही है। अपोजिशन आपके खिलाफ बोलती है, हुकूमत का के ऊपर अपोजिशन ने तनकीद करनी ही करनी है। तो हुकूमत का काम है कि वो अपनी पॉलिसियों से, अपने इकदामात के जरिए से उस तनकीद का जवाब देती है प्रैक्टिकली, ना कि सिर्फ नारों से ये कह देने से जी कि इनको फॉरेन फंडिंग आती है, ये दुश्मनों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये डिस्टेबल करना चाहते हैं। अब इनके इनके तर्जमानों के बयान पढ़े कि जी मुल्क को माशी तौर पे खराब करना चाहते हैं, क्योंकि 2014 हालात में क्या था, 2014 में आपने 126 दिन का जो धरना दिया, क्या उस वक्त मुल्क की मईशत खराब नहीं हुई? क्या उस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब नहीं हुई? क्या उस वक्त मुल्क का नाम बदनाम नहीं हुआ? अगर हम इसको वाइस वर्सा के तौर पे ले लें, तो उस वक्त भी तो गवर्नमेंट यही कहती थी। मियां नवाज शरीफ के बयान निकाल के पढ़े, चाइना के सदर ने आना था, उनके पढ़े जी कि हमारी जो अरबों डॉलर की डील है वो खराब की है खान साहब ने। प्लान का ताना दिया जाता था जी। तो अब ये सेम वही हो रहा है। तो इक़्तिदार की सीट पे बैठे हुए विराजमान जो लोग हैं वो अपोजिशन के लोगों के ऊपर मिलते जुलते इल्जामात ही लगाते हैं, हमारे पास को नहीं। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हमारी अपनी जो ग्राउंड है वो वीक हो रही होती है। अगर खान साहब अब तक डिलीवर करके होते तो आज ये पॉलिटिकल जो सिनेरियो बना है मुल्क में वो ना होता। वो खान साहब और जो मिले हैं चंद दिन पहले की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे कॉलम न्यूज़ मिले, तो उसमें से चंद एक कॉलम न्यूज़ का ये भी था कि खान साहब थोड़े घबराए हुए, थोड़े गैर मुतमईन, थोड़े परेशान भी थे। तो कुछ का ये कहना है कि जी नहीं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। आया है जराए से जो बात पता लगी है हमें कि कुछ सहाफियों ने ये भी कोट किया है कि वजीर आजम इमरान खान साहब को कहीं से कह दिया गया है कि पीडीएम से आपने खुद निबड़ना है। तो अगर ये कह दिया गया है तो बात से ये है कि अगर ये तो उसमें फिर खान साहब का एक फिक्रा भी साथ जोड़े
कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो जब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, का मतलब ये होता है कि आपको अगर ये बात कही गई है जिनकी तरफ से, आप उनको सुना रहे हैं, आप पीटीएम को नहीं सुना रहे, आप उनको सुना रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आप उनको बता रहे हैं कि जी नहीं, मुझे निकालोगे तो फिर आपको भी नुकसान हो सकता है। तो ये आप अपनी स्किन बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए इस तरह के आप हरबे इस्तेमाल करते हैं या फिक्रे बोलते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये इस तरह की बातें होती आई हैं, हो भी रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेशनल डायलॉग की तरफ हम जा रहे हैं। हम बल्कि जो टेम्परेचर है पॉलिटिकल मुल्क के अंदर, वो अब बढ़ेगा। और अब क्योंकि इस वक्त आप इंटरनेशनल हालात भी देखें, रीजनल हालात भी देखें, इंटरनल हालात भी देखें और इकोनॉमी की सूरत हाल भी देखें, लोगों के अंदर जो इस वक्त शदीद गुस्सा है महंगाई को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, उनकी तरफ देखें आप। इनकम जो है आपकी वही रुकी हुई है या कम हो गई है, जब अखराजात आपके इतने बढ़ गए हैं। तो आपके जो सफ़ेद पोश हम जिन्हें कहते हैं, या आप ये कह रहे हैं लोअर मिडिल क्लास है, फिर गरीब तबका है, तो उनके हालात किस तरह से मीट कर पा रहे हैं, उनके अंदर जो गुस्सा है, जो ये कहा करते थे। आप एक बहुत बड़ा फैक्टर, जो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, कि बहुत बड़ा एक एलिमेंट था जो ये कहता था जी कि थर्ड पार्टी को चांस दे, बाकी दोनों को तो देख लिया, तो तीसरी जमात को भी चांस दे के देखते हैं वो क्या करती है, हमें तीसरे को भी आजमाना चाहिए। अब वो जो एक बहुत बड़ा चंक था आपके वोटर्स का, वो चंक इस वक्त मुखालिफ हो गया हुआ है, वो मायूस हो गया हुआ है। और वो पार्टीज अपना तो वोट बैंक साथ लेके चल ही रही हैं इस सारी मूवमेंट के अंदर। तो वो जो एक बहुत बड़ा चंक था जो न्यूट्रल था, या जो इनको थर्ड पार्टी को चांस देना चाहता था, वो मुखालिफ हो गया हुआ है। अब अगर वो मुखालिफ किया हुआ है, तो उसी को वही इन जलसों के अंदर वो भी शरीक हो रहे हैं। इसलिए आपको तादाद बड़ी से बड़ी नजर आ रही है, लोगों के अंदर गुस्सा भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है जी। शरार बड़े साहब, बहुत अपने आपने जो है वो अच्छा और जो है वो नपतुला तज्जिया किया, लेकिन देखना यही होगा मुस्तकबिल के अंदर। अभी हमारे पास ये महीना दिसंबर का चल रहा है, आगे आने वाला महीना जनवरी का है। अगर अपोजिशन को जो नताइज हैं वो ना मिले तो, और हुकूमत जो है, ये दोनों अगर जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे और जब तक बातचीत नहीं करेंगे, तब तक मेरा ज़ाती ख्याल ये है, ले दे वाला जो आप जिस तरह बात कर रहे थे, तब तक जो है वो मामलात जो हैं वो डेडलॉक का ही शिकार रहेंगे। बहुत शुक्रिया शहरयार बड़ाई साहब आपका, जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे उनका। नाजरीन, देखना यही है कि पाकिस्तान के अंदर ये 2 महीने जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है सारा, उसके अंदर बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी साजिशों का भी काफ़ी अरसे से शिकार है। और पाकिस्तान ने एक तवील अरसे के बाद जो है वो एक जंग जीती, लड़ी, शहादतें दी, एक टेररिज्म के खिलाफ जो है वो जो महाज खुला हुआ था पिछले 20-25 साल से। तो उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बेहतरी का होगा। अपने मेज़बान याहिया जावेद बांडे को दीजिए प्रोग्राम ऑन दी टेबल से इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।